नमस्ते विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लास की इस कड़ी में फिर से आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारत में अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियाँ, यानी कि भूमि की उपज पर या भूमि पर किसानों से जो लगान वसूल किया जाता था, उसके तहत अंग्रेजों ने कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई, उसका अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। तो मुख्य रूप से अंग्रेजों की जो भू राजस्व नीतियाँ थी विद्यार्थियों, वह 3 थी, जिसके अंतर्गत पहली है स्थायी बंदोबस्त, दूसरी रैयतवाड़ी व्यवस्था और तीसरी है महालवाड़ी व्यवस्था। तो विद्यार्थियों, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था या महालवाड़ी व्यवस्था, यह सब अंग्रेजों द्वारा भारत के अंदर जो भू राजस्व नीतियाँ अपनाई गई उनके नाम हैं। तो इस वीडियो में हम स्थायी बंदोबस्त के बारे में अध्ययन करेंगे कि अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की जो स्थायी बंदोबस्त की नीति अपनाई गई थी वह क्या थी। तो विद्यार्थियों, 1886 के अंदर जब लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर आया था, तो उस समय कंपनी की राजस्व व्यवस्था अस्त व्यस्त थी। तथा उस पर पर्याप्त वाद विवाद भी चल रहा था। अब कंपनी के सामने सबसे बड़ी मुख्य समस्या यह थी कि कंपनी की जो राजस्व व्यवस्था है उसमें सुधार कैसे किया जाए। इसलिए प्रतिवर्ष ठेके की व्यवस्था के कारण राजस्व वसूली में आई अस्थिरता एवं अन्य दोषों के कारण कंपनी के डायरेक्टरों ने कॉर्नवालिस को आदेश दिया कि वह सर्वप्रथम लगान व्यवस्था दुरुस्त करे और जो वार्षिक ठेके की व्यवस्था से उत्पन्न दोषों को दूर करने के लिए जमींदारों से स्थायी समझौता कर ले। यानी कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसने कॉर्नवालिस को निर्देश दिया कि आप जो ठेके की व्यवस्था से हमें जो हानि हो रही है भूमि कर में, उसको दूर करने के लिए आप ऐसा करें कि जमींदारों से स्थायी समझौता कर ले, कि जो भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जमींदार थे कि उनसे समझौता कर ले कि हम आपसे इतने रुपए लेंगे, हमें आपको इतने रुपए देने ही देने कर के रूप में। तो आप जमींदारों से स्थायी समझौता कर लो। तो कॉर्नवालिस को डायरेक्टरों ने ये आदेश दिया। तो डायरेक्टरों का यही आदेश अंत में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का सबसे मुख्य कारण बना। इसके फलस्वरूप भू राजस्व या लगान के संबंध में जो व्यवस्था की गई उसे जमींदारी व्यवस्था या इस्तमरारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो विद्यार्थियों, यह थी आपके स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं थी, अब हम यह देखते हैं कि जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया। भूमि पर उनका अधिकार पैतृक एवं हस्तांतरणीय था। उन्हें उनकी भूमि से तब तक पृथक नहीं किया जा सकता था
जब तक वे अपना निश्चित लगान सरकार को देते रहे। यानी कि इस नीति के तहत क्या किया गया कि जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया। भूमि पर उनका अधिकार पैतृक एवं हस्तांतरणीय था और उनको भूमि से जब तक अलग नहीं किया जाता विद्यार्थियों, जब तक कि वह लगान बराबर सरकार को देते रहे। जब लगान सरकार को बराबर नहीं देंगे तो उनकी भूमि का छोटा छोटा भाग ब्रिटिश सरकार द्वारा ले लिया जाता। किसानों को मात्र रेयतों का नीचा दर्जा दिया गया तथा उनसे भूमि संबंधी तथा अन्य परंपरागत अधिकारों को छीन लिया गया। जब जमींदार को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया तो किसानों पर केवल नाम मात्र का एक नीचा दर्जा दिया गया तथा उनसे भूमि संबंधी सभी अधिकार छीन लिए गए। जमींदार भूमि के स्वामी होने के कारण भूमि को खरीद या बेच सकते थे। जमींदार अपने जीवन काल में या वसीयत द्वारा अपनी जमींदारी अपने वैध उत्तराधिकारी को दे सकते थे। तथा अंतिम जो विशेषता है, जमींदारों से लगान सदैव के लिए निश्चित कर दिया गया। यानी कि राशि फिक्स कर दी गई कि सालाना इतने रुपए आपको हमको देने ही देने। छठी जो इसकी विशेषता थी कि सरकार का किसानों से कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं था। यानी कि जमींदार से जब समझौता कर लिया कि इतने रुपए हमको देने ही देने, तो अब जो सरकार का जो किसानों से संपर्क था वह बिल्कुल ही टूट गया। अगली जो इसकी विशेषता है छात्रों कि जमींदारों को किसानों से वसूल किए गए भू राजस्व की कुल रकम का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग स्वयं रखना था। अगली जो इसकी विशेषता है कि तय की गई रकम से अधिक वसूली करने पर उसे रखने का अधिकार जमींदारों को दे दिया गया। यानी कि अंग्रेजों ने जो भी राशि तय की कि इतना लगान लेना है और उससे ज़्यादा भी अगर जमींदार किसानों से ले रहा है तो भी उस पर अधिकार जमींदारों का ही था। इस कारण से क्या होता था कि जमींदार इसका फायदा उठा रहे थे, क्योंकि जमींदार केवल राजस्व का 1/11 भाग ही अपने पास रख सकता था, बाकी उसको कंपनी को देना पड़ता था। इसलिए जमींदार को तो नुकसान हो रहा था। इसलिए वह क्या करता कि किसानों से अधिक कर वसूल करता और वो स्वयं अपने पास रखता। इससे किसानों की स्थिति दयनीय हो जाती। अब जो इसकी अगली विशेषता है कि यदि कोई जमींदार निश्चित तारीख तक भू राजस्व की निर्धारित राशि जमा नहीं करता तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। यानी कि कोई जमींदार अगर अंग्रेजों को टाइम टू टाइम लगान वसूल करके नहीं देता था तो उसकी जमींदारी को रद्द करके किसी और को वो जमींदारी दे दी जाती। अगली जो इसकी विशेषता थी स्थायी बंदोबस्त की, कंपनी की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इस व्यवस्था से कंपनी की जो आय थी उसमें ज़बरदस्त तरीके से वृद्धि हुई, क्योंकि उनको बिचौलियों के रूप में जमींदार प्राप्त हो गए, जिस कारण से टाइम उनके पास लगान पहुंचता रहता। अब देखिएगा, ये थी स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की विशेषता है। अब हम देखते हैं स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के लाभ व हानियाँ। तो लाभ के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे विद्यार्थियों जमींदारों को लाभ। इस व्यवस्था से सबसे अधिक लाभ जमींदारों को ही हुआ। वे स्थायी रूप से भूमि के मालिक बन गए। लगान की एक निश्चित रकम सरकार को देने के पश्चात काफ़ी बड़ी धनराशि जमींदारों को प्राप्त होने लगी।
तीसरा जो फायदा था जमींदारों को कि अधिक आय से कालांतर में जमींदार अत्यधिक समृद्ध हो गए तथा वे सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। बहुत से जमींदार तो गांव छोड़कर शहरों में बस गए। तो इस व्यवस्था से जमींदारों को भी बहुत बड़ा लाभ हुआ। अब हम देखते हैं सरकार को इस व्यवस्था से क्या लाभ हुआ, यानी कि उस समय सरकार जो ब्रिटिश सरकार थी, कंपनी का शासन था, उसको इससे क्या लाभ हुआ। उनको सबसे बड़ा लाभ हुआ कि जमींदारों के रूप में सरकार को ऐसा वर्ग प्राप्त हो गया जो हर परिस्थिति में सरकार का साथ देने को तैयार था। यानी कि अपने दोस्त के रूप में, साथी के रूप में एक विश्वसनीय मित्र प्राप्त हो गए सरकार को जमींदारों के रूप में, क्योंकि वह किसानों और सरकार के बीच मध्यस्थता का काम कर रहा था। और जब उसको इस व्यवस्था से फायदा हो रहा था तो वो उत्तरदायी किसके खिलाफ होगा, किसके साथ होगा, जमींदार। जब सरकार उसको फायदा दे रही है तो वो वास्तविक रूप से जिम्मेदार भी, विश्वास पात्र भी एक तरह से सरकार के तरफ ही था। इसलिए एक विश्वसनीय वर्ग के रूप में जमींदार सरकार को प्राप्त हो गए। सरकार की आय में अत्यधिक वृद्धि हुई, सरकार की आय निश्चित हो गई, जिससे अपना बजट तैयार करने में उसे आसानी हुई। अगला फायदा जो हुआ सरकार को, प्रतिवर्ष राजस्व की दरें तय करने एवं ठेके देने के झंझट से मुक्ति मिल गई। पहले जो प्रतिवर्ष राजस्व की दरें तय की जाती, ठेका दिया जाता था, इन झंझटों से सरकार को मुक्ति मिल गई। कंपनी के कर्मचारियों को लगान व्यवस्था से मुक्ति मिल गई, जिससे वे कंपनी के व्यापार की ओर अधिक ध्यान दे सके। उसके प्रशासनिक व्यय में भी कमी आई तथा प्रशासनिक कुशलता बढ़ी। अब क्या हुआ विद्यार्थियों, जब सरकार ने अपने मध्यस्थ के तौर पर जमींदारों को रखा तो अब लगान वसूली का सारा कार्य जमींदार करने लगे। तो उससे कंपनी के जो कर्मचारी थे वो अपना ध्यान व्यापार की ओर अधिक लगाने लगे, जिससे उनके प्रशासनिक व्यय में भी कमी आई तथा प्रशासनिक कुशलता भी बढ़ी सरकार की। तो ये सरकार को इस व्यवस्था से लाभ थे। अब हम विद्यार्थियों स्थायी बंदोबस्त की हानियों को देखते हैं कि इससे हानियां क्या क्या हुई और किसको हुई। तो जैसा कि अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि इस व्यवस्था से सबसे अधिक हानि किसानों को हुई। इससे उनके भूमि संबंधी तथा अन्य परंपरागत अधिकार छीन लिए गए तथा वे केवल खेतीहर मजदूर बनकर रह गए। किसानों को जमींदारों के अत्याचारों व शोषण का सामना करना पड़ा तथा वे पूर्णतया जमींदारों की दया पर निर्भर हो गए। अगली जो इसकी हानि थी, किसान वे जमींदार जो राजस्व वसूली की उगई में उदार थे, भू राजस्व की उच्च दरें सरकार को समय पर नहीं अदा कर सके, उन्हें बेरहमी के साथ बेदखल कर दिया गया तथा उनकी जमींदारी नीलाम कर दी गई। यानी कि जमींदारों को भी इससे यह हानि हुई कि जो जमींदार समय पर कर नहीं दे पाते, लगान वसूल करके सरकार को नहीं देते, उनसे उनकी जमींदारी छीन ली जाती और उनका अपमान करके बेरहमी के साथ उनको बेदखल कर दिया जाता। अगली जो इस व्यवस्था से हानि हुई कि जमींदारों के समृद्ध होने से वे विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे, जिससे सामाजिक भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई। अब क्या हुआ, जब जमींदारों को अत्यधिक रूप से पैसा मिलने लग गया तो बहुत से जमींदार गांव छोड़कर शहरों में बसने लग गए और विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। अगली जो इसकी हानि थी कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ने कालांतर में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष को भी हानि पहुंचाई।
जमींदारों का यह वर्ग स्वतंत्रता संघर्ष में अंग्रेज भक्त बना रहा तथा कई अवसरों पर तो उसने राष्ट्रवादियों के विरुद्ध सरकार की मदद भी की। तो यह सबसे बड़ी हानि थी विद्यार्थियों कि सरकार की वजह से लाभ हो रहा था जमींदारों का, और जो स्वतंत्रता संग्राम में पहले जमींदार भाग ले रहे थे अब उनको सरकार की वजह से अत्यधिक पैसा मिल रहा है, इसलिए वो सरकार के एक तरह से मित्र बन गए और राष्ट्रवादियों के विरुद्ध वह सरकार की मदद करने लगे। तो इस व्यवस्था का सबसे बड़ा दोस्त बनकर ये उभरा। अगली जो इसकी हानि थी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की, कि इस व्यवस्था से किसान दिनों दिन निर्धन होते गए तथा उनमें सरकार तथा जमींदारों के विरुद्ध असंतोष बढ़ने लगा। जब किसान अत्यधिक रूप से निर्धन होते गए, उन्हें उनकी भूमि के मालिकाना हक से बेदखल कर दिया गया, तो अत्यधिक विरोध का सामना जो किसानों का जिसको सामना करना पड़ा वह वर्ग था जमींदार, और जमींदारों के बाद सरकार। तो इन दोनों ही वर्ग के विरुद्ध असंतोष बढ़ने लगा धीरे धीरे, और अनेक किसान आंदोलन आगे हमको देखने को मिलते हैं। अगली जो विशेषता है विद्यार्थियों, इसकी जो अगली जो हानि हुई कि इस व्यवस्था से सरकार को भी हानि हुई, क्योंकि कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उसकी आय में कोई वृद्धि नहीं हुई तथा उसका संपूर्ण लाभ केवल जमींदारों को ही प्राप्त होता रहा। यानी कि इस व्यवस्था से सरकार को यह हानि हुई कि कृषि उत्पादन चाहे कितना ही बढ़ जाए, पर सरकार को तो आय फिक्स थी जो उन्होंने जमींदार से समझौता कर रखा था। समझ में आ रहा है विद्यार्थियों? इस कारण से चाहे भूमि का उत्पादन कितना ही बढ़े, कृषि उत्पादन कितना ही बढ़े, उससे सरकार को कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उनके पास तो वही रकम आएगी, वही राजस्व की प्राप्ति होगी जो उन्होंने जमींदारों से तय कर रखी थी। तो इस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से सरकार को भी एक तरह से हानि हुई। तो विद्यार्थियों, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो कि भू राजस्व की एक व्यवस्था थी, उसकी क्या लाभ थे, क्या हानियां थी और यह व्यवस्था क्या थी, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में विद्यार्थियों यहाँ पर थोड़ी मिस प्रिंट हो गई है, जिसको आप सुधार कर लेना, कि भू राजस्व की जो कुल रकम थी जो जमींदार द्वारा दी जाती, उसका 1/9 भाग तो उसका 8/9 भाग तो क्या करता था, कंपनी को देता था जमींदार, और 1/9 भाग अपने पास रखता। यानी कि जमींदार जो राजस्व किसानों से वसूल करते थे, उस रकम का 8/9 भाग तो सरकार को देना पड़ता था और 1/9 भाग वो स्वयं अपने पास रखता था। तो ये थोड़ा आप इसमें सुधार कर लेना। इस वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही। अब अगले वीडियो में हम जो अंग्रेजों द्वारा एक और भू राजस्व की नीति रेतवाड़ी व्यवस्था अपनाई गई थी, उसका हम अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हमने स्थायी बंदोबस्त के बारे में अध्ययन किया। जिसके बारे में आपको अब समझ में आ गया होगा कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या थी, कि नाम से स्पष्ट है कि कंपनी द्वारा एक तरह से स्थायी बंदोबस्त कर दिया गया, यानी कि जमींदारों से
हमें एक फिक्स रकम लगान के रूप में लेनी है। तो नाम से स्पष्ट हो गया कि सरकार द्वारा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जमींदारों की मध्यस्थता से यह व्यवस्था लागू की गई। ठीक है विद्यार्थियों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।